All right, today we will learn about pay structures, salary grades, and pay bands, pay structures, and broad banding. What is that basically? This is very important chapter, and it will clarify and you see remove all doubts in the minds of the human resource personnel concerning the pay structure, that how it is divided and how it is construct and how it is being developed in the different organizations. So basically, pay structure is determined by employees. Pay is generally determined by employees. What does that mean? आप खुद अपनी तनख्वाह का तायुन करते हैं, डिटरमिन करते हैं, अपनी तनख्वाह को खुद करते हैं। कैसे करते हैं? हालांकि आप तो कहेंगे कि ये तो इदारा करता है, लेकिन बेसिकली जो आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो आपकी नॉलेज होती है और जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ये तय करता है कि आपको कितनी तनख्वाह देनी चाहिए, बजाय इसके कि ऑर्गेनाइजेशन तय करे। अच्छा, ये आपको एक अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी यही है और आप भी इससे एग्री करेंगे कि एक्चुअली होता ही इस तरह है। तो आप अपनी नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे, जितना परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे और जितने आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे, नेचुरली आपकी पे स्ट्रक्चर भी उतना ही बेहतर होगा। पे स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यूज क्या होती है, क्यों पे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और M1, M2 व्हाटएवर, या रैंक वाइज। इसकी पहली चीज तो सबसे अहम ये होती है कि ये जो वैल्यूड एम्प्लॉइज हैं, जो एसेट हैं, उनको रिटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। और बहुत सारी कंपनीज में पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम, जो एक नजरिया था, एक सोच थी, उससे जरा हट के ये बेसिकली डील करता है आपकी नॉलेज से और आपके एक्सपीरियंस से, कि वो कितना अहम है इदारे के लिए। क्योंकि समटाइम आदमी नहीं परफॉर्म कर पाता किसी रीजंस की वजह से, वो टेम्पररी फेज होता है। क्योंकि जो XY थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी, बुनियादी चीज ये है कि हर शख्स जो है कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, बेहतर काम कर, उसको तारीफ सुनना अच्छा लगता है और वो जो है इस तरफ आना चाहता है। तो सम टाइम वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं कोई बर्न्स होता है या कोई गैप होता है। तो ये बर्न और गैप जो है, इसकी बुनियाद पर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो पहली बात क्या हमने समझी कि तनख्वाह का तायुन इदारे नहीं करते, आप खुद करते हैं। आप तय करते हैं आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और आप कैसे तय करते हैं? अपने क्रेडेंशियल से, कि आप कितनी तालीम लेकर आ रहे हैं। नंबर 2, आप कितनी नॉलेज लेकर आ रहे हैं। नंबर 3, आपका क्या एक्सपीरियंस है। और नंबर 4 भी आप कहें कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। ये चीजें मजबूर कर देती हैं इदारे को कि आपकी तनख्वाह का तायुन कर दे। बेसिकली होता वही है कि जो आपने कर दिया, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, अच्छी नॉलेज लेके जा रहे हैं, क्रेडेंशियल लेके जा रहे हैं, तो आपको तकरीबन वही तनख्वाह मिलेगी जो आप डिमांड कर रहे होते हैं या जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बराबर होती है। और जो पे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, वो ये वैल्यू है कि that is basically the promotion of retention of valued employees. It is technique to promote retention, maximum retention of the star performers. तो ये पे स्ट्रक्चर का मैंने आपको बुनियादी फलसफा बता दिया, मेन चीज, जो मेन कार्डिनल फैक्टर है। अच्छा, डेवलपिंग पे स्ट्रक्चर बेसिकली बेस्ड ऑन 5 स्टेप्स। आप किस तरह से पे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे किस तरह से खड़ा करते हैं।
तो नंबर वन तो ये कि डिसाइडिंग ऑन हाउ मेनी पे स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट, कि आपने कितनी एम्प्लॉयज की लेयर आपने बनानी है। वन लेयर मतलब बहुत नीचे वाले जो पिरामिड बनता है ना, आपने देखा होगा पिरामिड, या मेरी अगर आप पीपीटीज में जाएंगे तो आपको यहाँ भी शायद नजर आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो पिरामिड के सबसे नीचे लोग होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं वो एम्प्लॉयज, मतलब आम से एम्प्लॉय, काम करने वाले, माली हुए या ड्राइवर हुए या सिक्योरिटी हुए या वर्कर हुए, सिंपल हेल्पर्स वगैरह। तो उसके बाद फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, अच्छा ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप कितनी लेयर्स बनाना चाहते हैं। तो नंबर वन आपका स्टेप तो ये होगा। नंबर टू आपका ये होगा कि आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि मार्केट की पे लाइन क्या है, मतलब किसको कितना दे रही है आप ही की ऑर्गेनाइजेशन, जैसी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कितना दे रही है। ये भी आपके पास एक पे लाइन आपके पास बनी होनी चाहिए कि भाई इनको 18,000 मिल रहे हैं, इनको 22 मिल रहे हैं, इस कैटेगरी पे 35 मिल रहे हैं, इस कैटेगरी पे 50 मिल रहे हैं, इस पे लाख मिल रहा है, इस पे 2 लाख। अच्छा, उसके बाद जब आप ये चीज डिसाइड कर लेते हैं, टोटल सैलरी की बात हो रही, क्योंकि जो सैलरी बनाना कैसे है वो मैंने आपको अपनी वीडियो से बता दिया। अगर आप वहाँ जाके अपने पोर्टल पे उसको क्लिक करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, या मेरी जो, अगर आपने मुझे वो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है मैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा स्टेप इसमें क्या है कि पे ग्रेड्स को डिफाइन, ग्रेड कैसे बनते हैं वो भी मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ कि सबसे पहले आप जो है जो मिड पे का तयन हो जाता है, तो उसके बाद आप बेसिक तय करते हैं, बेसिक निकालते हैं, जो कि मैनेजमेंट आपको बताएगी 20% देनी है कि, तो उसके बाद जो उसके अलाउंसेस हैं, फिर दूसरे अलाउंसेस ऐड करते हैं, वो करते हैं, और लास्टली आपके पास जो है जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप इसका क्या है कि कैलकुलेटिंग पे रेंजेस। अब अच्छा, आपने कितने उसमें वो अलाउंसेस डालने हैं, कौन से अलाउंसेस नहीं डालने हैं, इसकी कैलकुलेशंस भी पे स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये कि आपको इवेल्युएट करना है रिजल्ट की, जो आपने पे स्ट्रक्चर बनाया है क्या वो काबिल अमल है, उस पर सही काम हो रहा है, या बहुत ज्यादा भारी तो नहीं बना दिया कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस होने लग जाए, या बहुत कम नहीं बना दिया कि जिसकी बुनियाद से आपके पास जो स्टार परफॉर्मेंस है, टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, वो आपको छोड़ के जाने लगे या परफॉर्म ठीक ना करें। तो ये 5 चीजें आपको इसमें देखनी होंगी। उसके बाद जो है आपको ये कि कितने आप पे स्ट्रक्चर को किस तरह से उसको बनाते हैं, और कितने पे स्ट्रक्चर आपके पास होने चाहिए। तो ये अगेन वही 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 चीज आ जाएगी कि एक पे आपकी मैनेजर लेवल की बनती है, पे स्ट्रक्चर बनता है, उसका एम एम कहते हैं अब नॉर्मली पाकिस्तान में, जिसको मैनेजमेंट रैंकिंग कहते हैं। एक डब्ल्यू रैंकिंग है, वाई रैंकिंग है। हुकूमत की सतह पर 2 हैं, गजेटेड एंड नॉन गजेटेड। जो ग्रेड 16 तक के लोग हैं वो नॉन गजेटेड कहलाते हैं, 17 एंड 22 तक के लोग गजेटेड कहलाते हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। एक तो मार्केट के रेट्स क्या क्या हैं, मार्केट में आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे कितने उन्होंने बनाए हुए हैं। दूसरा, आपको अपना कंपनी का जॉब स्ट्रक्चर में अगर कहीं लिखा हुआ है या बनाए हुए हैं तो आपको वो फॉलो फॉलो करते हैं। पे स्ट्रक्चर्स तो नेचुरली एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट, ये यूरोप और अमेरिका की ये टर्मिनोलॉजी, इससे मतलब होता है एग्जेम्प्ट एंड नॉन एग्जेम्प्ट से, कि मतलब मैनेजमेंट के एम्प्लॉय, दूसरे नॉन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एम्प्लॉय मतलब अफसरान होते हैं जो यूनियन नहीं बना सकते, और नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉय वो होते हैं जो यूनियन बना सकते हैं। और पे स्ट्रक्चर 100% जॉब फैमिलीज के ऊपर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे क्लर्क का एक है, उसका अलग वो होगा, एक इंजीनियर है उसका अलग होगा, एक जो है जो साइंस जो प्रोडक्शन का आदमी है, एक सेल्स का आदमी है, उनके अलग होंगे, मार्केटिंग के अलग होंगे। और उसके साथ साथ फिर पे स्ट्रक्चर ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करते हैं कि अगर कोई यहाँ कराची के लोग हैं तो उनको कितना ठीक पैसे मिलने चाहिए, और अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान का या बलूचिस्तान वगैरह का तो उसको कितने मिलने चाहिए। तो उसके बाद हमने ये कि कितने पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ओवर टाइम की कितनी सहूलत आप देते हैं, कि ओवर टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कोर कंपनसेशन
कितनी होगी, और जो नॉन सुपरवाइजरी मतलब जो जो वर्कर हैं उनकी चार्ट ऑफ डिमांड्स आती हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा आपके पे लोड पे। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना रखना होता है। अच्छा, जब अब हम बात करते हैं जॉब फैमिली की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो एग्ज़ेक्टिव, मैनेजरियल, प्रोफ़ेशनल, टेक्निकल, क्लेरिकल, क्राफ्टमैन, इन इन लोगों पे जॉब फैमिली बनती है ना, मुख्तलिफ के इस तरह के लोग होते हैं। विद इन दिस और मतलब वही बात है जिसे यहाँ इस पावर पॉइंट स्लाइड में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन बेसिकली वही बात है जो आप समझ गए। लोकल लोकल इन्फ्लुएंस से यहाँ मुराद ये होती है कि कहाँ काम, मिसाल के तौर पे आप एग्रीकल्चर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आप काम कर रहे हैं किसी गांव के करीब, जहां मतलब गन्ने की मिसाल ले लें, या रुई का कोई कारखाना ले लें, या इस तरह की कोई जो एग्री बेस्ड बिजनेस होता है, जैसा कि ज्यादातर एंग्रो के कारखाने हैं, तो वो उस इलाके का इन्फ्लुएंस होता है, लोकल इन्फ्लुएंसेस उसमें होते हैं। उस लिहाज से आप उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को तय करते हैं। अच्छा, और उनकी कंडीशंस को भी तय करते हैं। बलूचिस्तान में अगर आप हैं, तो वहाँ के आप हालात के हिसाब से कि उनको कैसे पैसे देने हैं, इस तरह जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ पे अगर हैं, वहाँ पे कैसे आपको देने हैं, तो ये आप तय करते हैं जियोग्राफी और लोकल इन्फ्लुएंस के लिहाज से। अच्छा, डिटर्मिनिंग ए मार्केट पे लाइन, ये इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होती है? तो मार्केट पे लाइन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ typical market periods relative to a company's job structure। जैसा कंपनी का जॉब स्ट्रक्चर है कि मतलब किस चीज की कंपनी है, उसी कंपनी की मार्केट में जो कंपनी है उससे आप इसको कंपेयर करते हैं। और पे लेवल दैट कॉरस्पॉन्ड विद द मार्केट पे लाइन और मार्केट कम्पिटिटिव पे रेट्स। सिंपल सी बात है कि जो दूसरी कंपनीज में दिया जा रहा है वो आपके लिए कम्पिटिटिव हो गया, आपको उसको मीट करना है, ताकि उसके बराबर या उससे बेहतर करना है, ताकि आप जो स्टार परफॉर्मेंस हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकें, अपने पास ला सकें। और जो पे रेट्स हैं, जो मुख्तलिफ पोजीशन में आते हैं, इनको कम्पिटिटिव इसलिए भी बनाना ज़रूरी है कि ताकि आपको सिलेक्शन जब आप कर रहे हों, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आपकी तरफ आएँ, ताकि आप उनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सकें। अच्छा, ये जो रेट्स होते हैं, जो मार्केट पे लाइन के रेट्स हैं, ये मैं अभी आपको एक एक उससे भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली इंटरनल कंसिस्टेंसी को डेवलप कर रहे होते हैं। दे इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ जॉब बेस्ड एंड जॉब इवैल्यूएशन। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जिसमें ज्यादा बंस नहीं आते कि यार मैं आज आया हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी है, वो इतने अरसे से उसकी तनख्वाह इतनी है, या मैं इतने अरसे से मेरी इतनी है, उसकी इतनी है, या मेरा काम ऐसा है, मेरा हम दोनों एक काम कर रहे हैं, इसको ज्यादा मेरे कम। अगर आपका पे लाइन जो है वो ठीक बना हुआ है, तो नेचुरली जो है आप ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, इंटरनल कंसिस्टेंसी वो डेवलप होगी, वो आपकी प्रमोट होगी। और इंटरनल कंसिस्टेंसी से आपका जो है परसिस्टेंसी जो है वो अटैच्ड है, कि जो परसिस्टेंसी से मेरा मतलब है आपकी रिटेंशन। तो ये इसके साथ है। ये मैं आपको स्क्रीन को हम शेयर करते हैं, शेयर स्क्रीन ऑप्शंस। ऑलराइट, तो इसको मैं शेयर करता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह समझ जाएं। आपको ये स्ट्रक्चर, ये क्लर्क का हमने बनाया। इसे इसमें क्या है कि 12,000 से शुरू हो रही है। ये जो नीचे आपके पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पॉइंट्स जो हैं, ये बेसिकली जो है ये वो हैं आपके इवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, कि जब आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुआ था, तो आपके कितने पॉइंट्स हैं, तो उस लिहाज से आप 12,000 से 15,000 पे आ गए। अच्छा, जो ये लाइन है ये मार्केट पे लाइन है, मार्केट पे लाइन यहाँ तो आपने यहाँ 15,000 पे आके उसको मीट किया, हालांकि आपने
12,000 में शुरू किया था। उसके बाद जो आप अगर 1500 पॉइंट से मार्केट पे लाइन यहाँ पर है जो 18,000 पे आके टच करती है, तो आपकी भी मार्केट पे लाइन के साथ होनी चाहिए कम से कम। तो इसी तरीके से आगे आप जाते, अच्छा ये जो जब इनके जो बीच का एरिया, ये मैं आपको अगली स्लाइड में के दिखाऊंगा, ये मिड पॉइंट कहलाते हैं। ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका मैक्सिमम सैलरी, ये स्टार्टिंग सैलरी, ये मैक्सिमम, और यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट है जो हम आगे आके उसमें देखते हैं। पे ग्रेड्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसी है कि जो कंपनसेबल जो फैक्टर्स हैं वही जो मैंने बात शुरू में कही थी कि आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर बेस करते हुए आपको ग्रेड दिया जाता है कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एग्जेक्टिव ग्रेड मिलेगा, आपने बीबीए एमबीए वगैरह किया हुआ है और साथ में आपने और कोर्सेज भी किए हुए हैं, लॉ की डिग्री भी आपके साथ है या किस तरह, तो आपको नेचुरली उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे और पैसे मिले। कंपनसेबल फैक्टर्स एंड वैल्यूज जो हैं वो देखी जाती हैं कि जब हम किसी की पे को डिसाइड कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं उसको किस पे ग्रेड में हमने रखना है। तो नेचुरली एमबीए वाले को हम छोटे पे ग्रेड में तो नहीं रख सकेंगे, उसकी जगह पे कोई बीकॉम वाला या इंटर वाला वो छोटे ग्रेड में आएगा और वो जो दूसरे हैं वो उससे बेहतर ग्रेड में आएंगे। और इसी तरह से जॉब जॉब ग्रुपिंग है, ये भी तकरीबन एक ही चीज़ का नाम है, इसमें भी कोई ख़ास वो नहीं है। और जो जॉब जॉब ग्रुपिंग है ये मैनेजमेंट फ़िलॉसफ़ी के जैसा, जैसे आपका ऑफ़िस चाहता है या आपके सीनियर चाहते हैं, उसी तरीके से आप वो जॉब को ग्रुप करते हैं कि किस ग्रुप को किसके साथ रखना है। सम टाइम टेक्निकल लोग और इस तरह के लोग जो है उनके साथ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। तो अच्छा, हायरार्की जो है आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, सॉरी, ऑलराइट, ओके। पे ग्रेड जो हैं नैरो पे ग्रेड्स जो हैं ये हमने पढ़ लिया, ऑलराइट। नैरो पे ग्रेड्स टेंड टू प्रमोट हायरार्की, सोशल डिस्टेंस। अगर आपका ठीक नहीं होगा, पे ग्रेड्स नहीं होगा, तो नेचुरली आप एक दूसरे से फासला करने लग जाएंगे, आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, टीम वर्क इफेक्ट होगा, हायरार्की बन जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी जो ओबीडियंस है, जो आपकी सबऑर्डिनेशंस हैं, वो खतरे में मतलब आ जाएगी, वो उसको आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अ, अच्छा, पे ग्रेड्स विद जो है, जो 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 तनख्वाह के का हजम है, ये या तो एब्सोल्यूट जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट पर होता है कि जो जॉब अप्रेजल जिसे हम कहते हैं ना, जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि उसमें आपने कितने नंबर लिए। जैसा कि हमने ये पिछले चार्ट में आपको दिखाया था, ये जो हम दिखा रहे थे, ये वो इवैल्यूएशन के आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के मार्क्स थे जिसकी बुनियाद पे आपकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही थी। तो इसी तरीके से पे ग्रेड्स की जो विड्थ है, जिसका हजम है कि कितने कहाँ तक जाके वो खत्म होना, हाईएस्ट फिर नेक्स्ट ग्रेड शुरू होना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इवैल्यूएशन पे, क्योंकि साल के बाद आपका वो इंक्रीमेंट आता है ना। सो एज ए परसेंटेज बेस्ड इवैल्यूएशन पॉइंट स्प्रेड्स, where the point spread increases as the job move up, the structure and recognition of the broader range of skills that higher pay grades represent. सेम वही बात है जो मैंने आपको इसके बारे में बताई थी कि जितनी इसकी विड्थ बढ़ती जाती है, इवैल्यूएशन पॉइंट ऐड होते जाते हैं, परसेंटेज हाई होती जाती है और उसे अच्छी परसेंट मिलती है। नॉर्मली जो पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, कराची में 10% सैलरी बढ़ाई जाती है हर साल, कहीं कहीं 7% है, कहीं कहीं 12% है। उसके बाद आ जाता है ये पे ग्रेड, ये इवैल्यूएशन वाला, कि जी आपको एचआर को पता पड़ा या आपके हेड को, जनरल मैनेजर को पता पड़ा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, रफाकत बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे आनम ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली 14% दे देते हैं, किसी को 13% दे देते हैं, या किसी को स्पेशली कोई लिफाफा दे देते हैं कि ये बहुत अच्छा इसने काम किया। और ये इसमें डिफाइन किया गया है ग्रेड 1 जॉब रेंजेस जो है उसको डिफाइन किया हुआ। ट्रेनीज नॉर्मली ग्रेड 1 में आ जाते हैं, फिर बेसिक वर्कर ग्रेड 2 में, फिर एडवांस वर्कर, और सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से। अच्छा, कैलकुलेटिंग पे रेंजेस फॉर ईच पे
दैट इज बेसिकली जो है पे रेंज इज बिल्ड अपॉन पे ग्रेड। सिंपल सी वही बात है कि जो भी पे ग्रेड बनेगा वो रेंज के वो जो है तनासुब से बनेगा कि रेंजेस क्या हैं। पे ग्रेड रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन से इनकी ये मुराद होती है कि जो आपकी इवैल्यूएशन है, जो आपकी इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं या जो परफॉर्मेंस से पॉइंट्स बन रहे हैं, उससे आपका जो है पे स्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिससे जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। आपको मैंने उसमें चार्ट में दिखाया। तो इसी तरीके से पे रेंजेस रिप्रेजेंट द वर्टिकल डायमेंशंस। ये पे रेट्स होते हैं जो वर्टिकल डायमेंशंस में होते हैं। ये हमने देख लिए हैं कि जैसे मतलब 12,000 है, एंड देन 15,000, देन 22,000, then 30,000 and 40,000, 50 and so on, so on. इस तरीके से ये आपकी पे रेंजेस डिफाइन होती है इनका। अच्छा, इसमें मिड पॉइंट, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट, इसके लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप मेरी वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने मिड पॉइंट क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, उससे आपको मालूम हो जाएगा। वो आपके कैरियर के लिए अच्छा है। सवाल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन के नीचे सवाल दिए मैं, तो आप सवाल वहां भी कर सकते हैं। और अगर क्लास आ जाए तो क्लास में भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन वो दोनों वीडियोस जो भी हैं वो जरूर देखिएगा। The minimum and maximum values denotes the acceptable lower and upper bounds of pay for the jobs within particular pay grade. Minimum ranges and maximum ranges तो naturally acceptable lower and upper bound। देखिए दोनों में दोनों पॉइंट्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। मिनिमम इतनी भी ना हो कि एक्सेप्टेबल ही ना हो, और अपर बाउंड भी इतना ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट ना हो। देखिए दोनों फरीकें का राजी होना, खुश होना ठीक होता है, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन। इतना कम भी ना दो कि एम्प्लॉय ना माने, और इतना ज्यादा भी ना दो कि ऑर्गेनाइजेशन ना माने कि भाई ये तो बहुत बड़ा हमारे पर बोझ पड़ जाएगा सैलरीज वगैरह का। और जो मीन है, जिसे एवरेज आप ले लें, मिड पॉइंट्स जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन डिवाइड बाय 2, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम प्लस करके देन डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से फार्मूला भी मैंने अपनी वीडियो में रखा हुआ। ये फार्मूला है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अच्छा, the midpoint pay values is halfway mark between the range minimum and maximum, that's understood. And midpoints generally match values along the market pay line and representing the competitive market rate and determined by the analysis of the compensation survey data. Midpoint may reflect market average or median. तो अगेन वही सारी बातें हैं जिसे मुख्तलिफ अंदाज में बताया गया है और जो क्लियरली आपको नजर आ जाएंगी। अच्छा, ये इसको इस चार्ट में मैं बेसिकली आना भी यही चाह रहा था ताकि इससे आपको बड़ा क्लियर पॉइंट मिल जाएगा। ये पे स्ट्रक्चर है, मतलब आपने ए ग्रेड दिया हुआ है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई पे। फिर 3 नंबर पे जो आपका मीडियम रेंज के एम्प्लॉय होते हैं, इनको आप GHIJK ग्रेड दे दें, LMNO E, यहाँ तक के आपके ग्रेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेड बनाए हुए। मतलब क्या है कि ग्रेड 1 में ए भी है, मतलब क्लर्क भी है और स्वीपर भी है। ग्रेड 2 में HR अफसर है और टेक्निकल अफसर है। ग्रेड 3 में असिस्टेंट मैनेजर है और इस तरह असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है। 4 के अंदर जो है वो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर भी है, HR मैनेजर भी है, चीफ इंजीनियर भी है। और 5 में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं तो वो HR के भी एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल। तो ये इनके ये जो मैंने आपको बताया ना हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये आपकी जॉब इवैल्यूएशन और ये आपका पे स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आ जाए आप सैलरी। अब सैलरी में जो आपकी वो है, ये मिनिमम रेंज है, ये मिनिमम रेंज आ गई। ये आपका मिड पॉइंट है, ये मैक्सिमम है। अगले ग्रेड में जब आप 1 से 2 में जाएंगे तो याद रखिएगा जो आपका मिनिमम है वो पिछले ग्रेड का मिड पॉइंट से होना चाहिए। ये टेक्निकल चीजें याद रख लीजिएगा। मैं इसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जो अभी लेक्चर दे रहा हूँ। क्या कि नेक्स्ट ग्रेड का मिनिमम हैज टू बी इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस ग्रेड, सो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, and then again midpoint and then maximum and then again third, तीसरा ग्रेड है। मिसाल के तौर पे आपकी ग्रेड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 5 ग्रेड है ना टोटल, मतलब ये 5 ग्रेड आपने बनाया है, A1, A2 वगैरह।
इस तरीके से ये यहाँ पे आप देख लें, ये भी वहीं से इस तरह से शुरू होता है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, अगर जितनी ये चीज़ें मिलती रहेंगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना इसे, अपनी सैलरीज़ को जितना ये कैलकुलेट करते जाएँगे, तो आपके पास ये लाइन बनती जाएगी, पे पॉलिसी लाइन। ये पे पॉलिसी लाइन अगर इस तरीके से आपके मिड पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो समझ लीजिए कि आपका जो सैलरी का जो पे ग्रेड सिस्टम है, जो डेवलप किया हुआ है, वो ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो रेशियो है 100 एंड इन बिटवीन 125% का, जो आपका कंपैरिजन रेशियो, वो बेस्ट है। तो अगर आप इस लाइन के साथ साथ आपका मिड पॉइंट चल रहा है, तो if the company adopts a market lead policy, that company's midpoint will be higher than the market average. And then if the company adopts a market match policy, that company's midpoint will be similar to the market average. If the company adopts a market lag policy, पीछे रहने की पॉलिसी मार्केट से, that company's midpoint भी लो, उसका लोअर हो जाएगा, that will be lower than the market average. तो जो आपका मार्केट के साथ रिलेशनशिप है, अच्छा यहाँ मार्केट मैं कह रहा हूँ, अगर आप मार्केट का वो एवेल्युएशन कर लेते हैं, otherwise you can take it as your organization, को आप मार्केट समझ के उसे समझ सकते हैं कि ये मार्केट, ये जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। ओके, उसके बाद जो है सेटिंग पे रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट एवरेज ले लें। आपको ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ी, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो वहां से ले लें कि वहां पे आपको मिल जाएगा कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। इसी तरह डिफरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट्स का भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसी तरह के ये कहाँ से मिलेगा, ये आपके जो पुराने लोग बैठे हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन में आपके आने से पहले से, तो वहीं से आपको ये मिनिमम पॉइंट्स और मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे। And it is expressed as a percentage of the difference between the minimum and maximum divided by the minimum. तो ये फॉर्मूला है। अगर आप उस जो मेरी जो इंस्ट्रक्शनल वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है, उसमें आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले आपको सारे वहां पे मिल जाएंगे। एंड देन अब मेरा ख्याल है इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो हम इसे जो सेटिंग पे रेंज मिनिमम एंड मैक्सिमम है, इसको यहाँ तक रखते हैं, और फिर हम इसे जो है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे।